नमस्ते दोस्तों। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का अनसॉल्व पेपर, जिसमें से अभी तक हम लोग 2025 के सेट 6 कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। 2025 सेट 7 सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से पार्ट 1 आ चुका है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और आज पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन के लिए क्या शर्तें होती हैं? अपवर्तन कोण 30 डिग्री तथा अपवर्तनांक √2। एक प्रिज्म के एक पृष्ठ एसी पर चांदी की कलई की गई है। पृष्ठ एबी पर एक प्रकाश किरण किस कोण आई पर आपतित हो जिससे अपवर्तन के पश्चात चांदी की कलई वाले पृष्ठ से परावर्तित किरण अपने मार्ग पर लौट जाए। तो देखो, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख के घबराना नहीं है। आप पहले एक एक पार्ट में इसको पढ़ते जाइए और करते जाइए। पहले कह रहा है किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन के लिए क्या शर्तें होती हैं। तो न्यूनतम विचलन के लिए मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ, 2-3 पॉइंट लिख लीजिए आप। जो है सबसे पहले जो है आपतन कोण, और जो यहाँ पे निर्गत कोण बनता है जिसे हम इमरजेंट एंगल बोलते हैं। अब इस फिगर को मैं नहीं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, चलो थोड़ा सा अलग बना के अभी इसको रफ कर दूंगा, ठीक है। ये जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन से रिलेटेड है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मान लो यहाँ से आपतित किरण आई और यहाँ पे अभिलंब बनाया, तो ये आपतन कोण हो गया। अब यहाँ से दूसरी सतह पर जाएगी, विचलन वगैरह होगा थोड़ा बहुत, फिर यहाँ पे अभिलंब बनाएंगे, ऐसे जाती है, तो ये निर्गत। तो न्यूनतम विचलन के लिए पहली शर्त क्या होती है? आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर होने चाहिए। इसको आप पूरा लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 डालकर, आपतन कोण कोण आई बराबर निर्गत कोण, ये भी दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग लगा लेंगे, न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक शर्तें प्रिज्म से न्यूनतम विचलन के लिए। दूसरा क्या होता है? देखो, यहाँ जो प्रिज्म के अंदर एक अपवर्तन कोण बनता है, इसको हम R1 से लिखते हैं, और जो इस दूसरे वाले पृष्ठ के लिए आपतन कोण होता है उसको R2 से लिखा जाता है। तो R1 और R2 भी सेम होनी चाहिए, R1 बराबर R2 होना चाहिए। और एक शर्त आप और लिख सकते हैं, शायद ये पढ़ाना हो आपने, लेकिन न्यूनतम विचलन के केस में क्या होता है, ये जो प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण है ये आधार के समांतर होती है। तो लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, न्यूनतम विचलन के लिए प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होना चाहिए। होना क्या चाहिए? ऐसा होता है जब न्यूनतम विचलन वाले केस में ये होता है। तो इसको भी लिख सकते हैं, अगर नहीं तो 2 शर्तें काफी हैं, ठीक है। इसको रफ कर दूं मैं, तो एक पार्ट तो पहला आपका हो गया। दूसरा क्या है? अपवर्तन कोण 30 डिग्री तथा अपवर्तनांक √2। इसका अपवर्तनांक दिया है √2, और इसका ये प्रिज्म कोण दिया है, और अपवर्तन कोण निकाल सकते हैं, वैसे अपवर्तन कोण 30 लिखा है तो आएगा कैसे। फिर कंडीशन जो दी गई उसको ध्यान से पढ़िए आप। पृष्ठ AB पर एक प्रकाश प्रिज्म के पृष्ठ AC पर चांदी की कलई की गई, मतलब ये पॉलिश कर दिया गया है इधर। तो पॉलिश करने से क्या होता है, ये वाला सतह जो है एक दर्पण की तरह काम करेगा, समतल दर्पण की तरह काम करेगा। पॉलिश में यही तो होता है। दर्पण कैसे बनाते हैं? अब ये दर्पण बन गया। अब कह रहा है कि पृष्ठ AB पर एक प्रकाश की किरण कोण I पर आपतित होती है, ये वाली किरण, ये कोण I पर आपतित होती है, जिससे अपवर्तन के पश्चात चांदी की कलई वाले पृष्ठ से परावर्तित किरण अपने मार्ग पर लौट जाए। तो वह कोण हमें बताना है, वह आपतन कोण जिससे जो ये अपवर्तन के बाद ये चांदी पर जाके ऐसे पड़ेगी, ऐसे, तो वो अपने मार्ग पर लौट जाए। और ये कब होगा? आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें। ये कब होता है? समतल दर्पण के कोई भी किरण जब आती है तो जिस कोण पर आती है उसी कोण पर चली जाती है, तो ये कह रहा सीधे चली जाए, तो अगर लंबवत पड़ेगी ना, ये जो अपवर्तित किरण है ये समतल दर्पण के पर अगर लंबवत पड़ रही है तो लंबवत पड़ेगी तो उसी मार्ग पर अपने वापस आएगी। तो यहां से ये क्या होना चाहिए? ये लंबवत पड़ना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये कंडीशन है आपके लिए, और इस कोण को हम R1 से लिखते हैं। अब यहाँ पे जब जा रही है किरण और यहाँ पे अभिलंब बनाओगे तो यही लाइन बनेगी, तो ये R2 जो है वो कितना हो जाएगा? अब देखो, R2 को 90 डिग्री मत कर दें, R2 कितना हो जाएगा? R2 बराबर 0 डिग्री। क्यों? अभिलंब से ही तो कोण देखते हैं। आपतित किरण अभिलंब के मतलब लंबवत जा रही है, तो अभिलंब से कोण 0 हो जाएगा, R2 बराबर 0 डिग्री। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, A बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, फार्मूले का डेरिवेशन यहाँ नहीं करना है बस। तो A कितना दिया है? 30 डिग्री बराबर R1
और R2 कितना है 0, तो R1 बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। क्यों निकाल रहे हैं R1? क्योंकि हमें ये वाला कोण चाहिए। अब देखो ये वाला कोण पता है, अपवर्तन कोण पता है, ये आपतन कोण हो गया, इसका अपवर्तनांक पता है। यहाँ पे वायु मान लेंगे, कुछ नहीं है तो वायु, यहाँ का अपवर्तनांक म्यू, म्यू1 मान लो, ये म्यू2 या फिर म्यू प्रिज्म बोल दो, जैसे आपने पूछा। अब बस कुछ करना नहीं है, सतह AB पर स्नेल का नियम लगाना है। सतह AB पर स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से बात देखो, कंडीशन समझ में आई ना? कह रहा है अपने मार्ग पर वापस आ जाए, तो ये समतल दर्पण की तरह कार्य कर रहा है, पॉलिश कर दिया गया, तो अपने मार्ग पर वापस आने के लिए क्या होगा, लंबवत पड़नी चाहिए, क्योंकि समतल दर्पण पर जब लंबवत पड़ेगी किरण तभी तो वापस आएगी अपने मार्ग से। ये कंडीशन, छोटी छोटी कंडीशन पता होनी चाहिए। क्या करेंगे हम, लगा दीजिए। तो स्नेल लॉ लगाने का क्या तरीका होता है, सबसे आसान तरीका, म्यू1 यहाँ का अपवर्तनांक लेंगे और यहाँ का कोण लेंगे, म्यू1 साइन आई, आप चाहो तो साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू2 बाई म्यू1 कर सकते हो, लेकिन ये तरीका मुझे आसान लगता है, बराबर म्यू2 साइन R1, यहाँ का कोण, जिस माध्यम का जो है अपवर्तनांक लेंगे उसी माध्यम का कोण लेना है, बस। यहाँ से कोई गलती नहीं होती, कभी कभी म्यू1 म्यू2 करने में आपसे गलती हो सकती है। तो म्यू1 कितना है, वायु है, बाहर वायु मान लिया है तो 1 हो जाएगा, साइन आई हमें निकालना है, म्यू2 कितना दिया है, √2 दिया है, साइन R1 हमने क्या निकाला है 30 डिग्री, तो साइन 30, साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, √2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और √2/2, तो ऐसा कोई कोण तो हमने पढ़ा नहीं, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसको चाहे अगले स्टेप में लिख कर लेना, √2 गुणे √2। अब ये क्या हो जाएगा, √2 गुणे √2, 2 और 2 नीचे है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ध्यान से देख लो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्हें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैथ इतनी वीक होती है। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ को थोड़ा सा स्ट्रांग करिए, कैलकुलेशन आना चाहिए। क्या किया हमने, √2 से ऊपर नीचे गुणा किया, √2 इंटू √2, तो ये 2 हो जाएगा, और 2 नीचे भी है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/√2। अब ये एंगल आपको 1/√2 देखते ही एंगल पता चल जाना चाहिए। किस एंगल का वैल्यू होता है 1/√2, 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू जो है 1/√2 होती है। तो अब जो हमें आपतन कोण पूछा था वो हमने बता दिया, 45 डिग्री पर जो है अ, ये आएगा अगर आपतित किरण, तो ये जाकर यहाँ से लंबवत टकराएगा, और लंबवत टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आएगा, परावर्तित किरण अपने मार्ग पर वापस पर लौट जाए। तो देखो क्वेश्चन की वर्डिंग कितनी बड़ी है, कितने बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख के आप सोच सकते हैं कितना बड़ा सोल्यूशन हुआ, सोल्यूशन देख लो कितना छोटा सा है। ठीक है, तो बार सिर्फ क्वेश्चन को देख के, बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, अब ध्यान से पढ़ो, देखोगे तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा है उनका सोल्यूशन बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसमें क्या कह रहा है, अन्योन्य प्रेरण की घटना क्या है, एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक से क्या तात्पर्य है। जब एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 10 माइक्रोसेकंड में 4 एम्पियर की धारा घटकर शून्य हो जाती है, तब इसकी द्वितीय कुंडली में 40 किलो वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों में के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो ये भी देखो वर्ड में कितना बड़ा सा है, लेकिन अभी जब सॉल्व करेंगे तो आप स्टेप वाइज देखते जाइए, कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अन्योन्य प्रेरण की घटना, सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूँ, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण, इसमें क्या होती है, दो कुंडलियां होती हैं और दोनों बिल्कुल पास पास जाती हैं, एक दूसरे के पास पास ऐसे रखिएगी, मान लो ये कुंडली 1 हो गई, ये 2 हो गई। अब इसमें धारा मान लो प्रवाहित हो रही है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो क्या होता है कि जब इस धारा को हम चेंज कर दें प्राथमिक में, इसके कारण जो फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र बनता है, वैद्युत नहीं, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उसका कुछ पार्ट जो है इसमें से भी पास हो जाता है। अब जब धारा परिवर्तन करते हैं तो यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, क्योंकि धारा चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करता है ना, म्यू बी बराबर म्यू नॉट एन आई, याद होगा। तो जब धारा परिवर्तन करेंगे, इसमें से चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो द्वितीय कुंडली से जो फ्लक्स संबंध है वो बदल जाएगा, और फ्लक्स बदलने से क्या होगा, इसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा फैराडे के नियम से, और प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के बाद इसमें से धारा प्रवाहित होने लगेगा, जिसे हम कौन सी धारा कहते हैं,
प्रेरित धारा। तो इस पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण। मैं बोल दे रहा हूँ फिर से, ध्यान ध्यान से आप धीरे-धीरे जो है लिख लीजिए। लिखो इसको। जब जब 2 कुंडलियों को पास-पास रखा जाए तथा प्राथमिक कुंडली की धारा में परिवर्तन किया जाए, तो उसके कारण द्वितीयक कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तथा द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, आप स्लो करके या फिर बैक करके फिर से जो है लिख लीजिए इसको। अब इसमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है? एम से लिखते हैं। डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो पूरा डेरिवेशन करने को बोला नहीं है, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। तो जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है द्वितीय कुंडली में, जिसे हम ई से लिखते हैं, ये कितना होता है? एम डी आई बाई डी टी। अब कुछ लोग यहाँ पे माइनस पढ़े होंगे, तो माइनस जो लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर जब माइनस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे धारा घट रही है, 4 एम्पीयर की धारा घटकर शून्य हो जाती है। तो 0 माइनस 4 करेंगे तो फिर माइनस रखेंगे डी आई बाई डी टी और फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं धारा में परिवर्तन हो रहा है, कितना हो रहा है? डेल्टा आई बराबर मैं 4 एम्पीयर सीधा कर रहा हूँ, 4 एम्पीयर माइनस 0। ठीक है, अगर आप यहाँ पे माइनस लेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ भी जरूर माइनस ले लीजिएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है? टाइम कितना लग रहा है? चलो यहाँ पे टाइम लिख दें, डेल्टा टी कितना लग रहा है? 10 माइक्रोसेकंड। माइक्रोसेकंड को सेकंड में बदलेंगे तो 10 की घात माइनस 6 से गुणा हो जाएगा, और 10 की घात माइनस 6 और ये 10 की घात 1, तो कितना हो जाएगा? 10 की घात माइनस 5 सेकंड। चलिए, टाइम भी मिल गया। हमें क्या बताना है इसमें? पहले तो हम एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक ये समझा देते हैं आपको। देखो ध्यान से, अगर हमारे पास, वही ये न्यूमेरिकल बाद में लगाते हैं, अगर हमारे पास क्या हो कि कोई कुंडली है, उसमें से जो धारा परिवर्तन हो रहा है डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या है? धारा परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। तो डी आई बाई डी टी अगर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड हो, 1 एम्पीयर प्रति 1 एम्पीयर प्रति सेकंड हो, और उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई बराबर 1 वोल्ट हो। देखो क्या क्या, डी आई बाई डी टी 1 रखना है, ई को 1 रखना है, तो एम बराबर कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा, एम इंटू 1 और ई 1, 1 हेनरी। इसका मात्रक हेनरी होता है ना। अन्योन्य प्रेरण को, अन्योन्य प्रेरकत्व या फिर अन्योन्य प्रेरक गुणांक दोनों बोल सकते हैं। तो फिर अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो पहले तो मैंने समझा दिया कि डी आई बाई डी टी मतलब धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड ले लो, और उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल अगर 1 वोल्ट हो, तो जो उसमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक होगा एम, या फिर प्रेर अन्योन्य प्रेरण गुणांक ही लिखा है तो गुणांक ही बोलो। अन्योन्य प्रेरण गुणांक कितना आ रहा है? 1 हेनरी आ रहा है। तो अब इसको लिखना कैसे कैसे इसको, क्योंकि हमें इसे डिफाइन करना है। लिखो, लिखो इस बात को लिखो आगे। एक हिंदी अन्य प्रेरण क्या है? यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड हो तथा द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो, तो उन दोनों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक को 1 हेनरी कहते हैं। बस इतना लिखना है आपको। ठीक है, आप रिवर्स करके स्लो करके लिख लो इस बात को। फिर अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे। तो पहला क्या था? अन्योन्य प्रेरण की घटना क्या है, वो हमने समझा दिया, लिखवा दिया। और दूसरा, एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक से क्या तात्पर्य है, तो ये भी हमने लिखवा दिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। जो डेटा दिया गया है 10 माइक्रोसेकंड, डेल्टा टाइम कितना लग रहा है? डेल्टा टी 10 माइक्रोसेकंड, इसको सेकंड में बदल लेंगे, 10 की घात माइनस 5 सेकंड हो जाएगा। उसके बाद इसके द्वितीय कुंडली में कितना वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है? 40 किलो वोल्ट। ध्यान देखना, तो ई की वैल्यू कितनी है? 40 किलो वोल्ट। तो इसको हम वोल्ट में करेंगे, किलो का मतलब 10 की घात 3, तो कितना हो जाएगा? 40, 10 की घात 3 मतलब 1000 से गुणा करेंगे, 3 जीरो आ जाएगा, 40,000 वोल्ट। ये वैद्युत वाहक बल है। अब इसका क्या ज्ञात करना है? प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो यही वाला जो फार्मूला हमने लिखा है, इसी को करेंगे। तो देखो, अब जब बहुत छोटा समय अंतराल दिया होता है ना, तो हम डी आई बाई डी टी करते हैं। और अगर कोई बड़ा समय अंतराल दिया है, मतलब डेल्टा आई बटे डेल्टा डी करेंगे। जब वैल्यू दी जाती है तो डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, न्यूमेरिकल में ज्यादातर यही यूज होता है। तो क्या होगा? ई बराबर एम डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। तो हमें एम का मान निकालना है। अन्योन्य प्रेरकत्व बोलते हैं या फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोलो। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, इसमें डेल्टा टी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा ई का भाग चला जाएगा, तो डेल्टा ई, सॉरी, ई इंटू डेल्टा टी
अपॉन डेल्टा आई, वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो। कितना रखना है? ई की जगह पर हम क्या रखेंगे? 40,000 किलो वोल्ट था, इसको वोल्ट में बदल दिया। डेल्टा टी कितना है? 10 की घात माइनस 5 बटे डेल्टा आई कितना है? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर, तो इसको काट दो। 4 1 के 4 और 4 0, 4 0, तो कितना हो जाएगा? 4 0 मतलब 10 की घात 4, 10 की घात 4 माइनस 10 की घात 5, 10 की घात 4 और गुणे 10 की घात -5, तो 4 - 5 10 की घात -1 बचेगा। 10 की घात -1, इसको आप 1/10 लिख सकते हो, नीचे ले जाओगे 10 की घात +1 हो जाएगा। और 10, 1 में 10 से भाग करो या फिर जैसे भी आप देखो आगे सॉल्व करना, मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। 1/10 कर लो और एक अंक, एक जीरो है तो एक अंक पे दशमलव लगा दो, 0.1 हेनरी। अब कैसे भी अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है, हो सकता है किसी को ये तरीका बड़ा लगे, कोई और आसान। मैं बस इतना इसलिए लिखता हूँ ताकि जो सबसे कमजोर बच्चा है क्लास में उसको भी ये बात समझ में आनी चाहिए। बाकी नहीं तो मैं यहीं तो देख के लिख सकता हूँ 0.1, ठीक है। और कुछ बच्चों को हो सकता है वो चीज़ समझ में भी आ जाए, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, इसलिए मैं कैलकुलेशन को स्टेप वाइज, थोड़ा सा बड़ा सॉल्व होता है भले ही, लेकिन मैं इस चीज़ को प्रीफर करता हूँ कि सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आए। जो बच्चे जिनकी मैथ अच्छी है वो लोग यहीं से डायरेक्ट बता देंगे कि 0.1, ये यहीं 0.1 हेनरी लिख देंगे। तो और अच्छी बात है, अगर आप लिख देते हो तो अच्छी बात है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं, जो लोग बायो लेकर पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी से, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, तो सबको समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको लंबा खींचता हूँ। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का खा अथवा वाला पार्ट है। और इसमें से जो है, खा वाले में आपको पता है 2 पार्ट रहते हैं। 5 के खा में 2 पार्ट होते हैं, एक अथवा करके रहता है, तो दोनों में से कोई एक ही करना होता है आपको। तो अथवा वाला क्या है? ट्रांसफार्मर की कार्यकारी सिद्धांत क्या है? एक आदर्श अपचायी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात 20:1 है। जब 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है तब निर्गत धारा 8 एम्पीयर होती है। गणना कीजिए प्राथमिक कुंडली में धारा और निर्गत शक्ति। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सबसे पहले ये लिख देना है, पूरा आप सेंटेंस में लिखेंगे। अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण, प्रेरकत्व नहीं, अन्योन्य प्रेरण ये सिद्धांत होता है। अभी इसके पहले वाले में अन्योन्य प्रेरण क्या होता है ये बताया गया है इसी क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखो, जिनको लगता है कि हमें ऑप्शन में मिलते हैं क्वेश्चन, तो देखोगे जहां पे अथवा वाला रहता है ना, दोनों लगभग एक ही टॉपिक से रहते हैं। तो अगर वो टॉपिक आपका छूटा है तो वो क्वेश्चन ही छूट जाएगा। तो इसलिए सारे टॉपिक कवर करके एग्जाम में जाना चाहिए। अभी जो लोग ये वाला अन्योन्य प्रेरण वाला टॉपिक छोड़ के जाएंगे, उनका तो ये 5 का खा वाला कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों में वही सिद्धांत यूज हुआ है, वही कैलकुलेशन यूज हुआ है ना। तो क्या करना है इसमें? एक आदर्श सप्लाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात 20:1 है। प्राथमिक व द्वितीयक, तो एन पी बटे एन एस, इसका अनुपात। पी से क्या होता है? प्राइमरी, और एस से सेकेंडरी। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात द्वितीयक में कितना दिया है? 20:1, मतलब 20/1 दिया है। ये चलो हो गया। जब 250 का वोल्ट निवेशी वोल्टेज, जब 250 निवेशी वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है, 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज का मतलब क्या हो? जो प्राथमिक कुंडली पर, दो कुंडलियां होती है ना ट्रांसफार्मर में से, बनाना नहीं है अब बना, अ, ऐसे होती है। तो ट्रांसफार्मर देखा होगा पूरा में बनाने वाले, तो दो कुंडलियां होती है इसमें, एक इधर प्राथमिक और इधर द्वितीयक। तो प्राथमिक में क्या होती है? निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है। निवेशी मतलब जो इसको इनपुट दिया जाता है। तो कितना दिया जा रहा है? वी पी लिखेंगे, प्राइमरी, प्राथमिक कुंडली में ये कितना दिया गया है? 250 वोल्ट। अब आगे क्या कह रहा है? निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है तब निर्गत धारा 8 एम्पीयर होती है। निर्गत धारा मतलब जो धारा हमें मिलती है दूसरे वाली कुंडली पर। तो ये दिया है आई एस सेकेंडरी, कितना? 8 एम्पीयर। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। अब हमसे पूछ क्या रहा है, क्या क्या कैलकुलेशन करनी है? गणना कीजिए प्राथमिक कुंडली में धारा, मतलब आईपी पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? निर्गत शक्ति, आउटपुट पावर, पी आउटपुट, मतलब द्वितीय कुंडली पे पावर। ठीक है, बात समझ में आई क्या क्या करना है? तो देखो एक ही फार्मूला है ट्रांसफार्मर का, 90% आपके सवाल उसी फार्मूले से लग जाएंगे ट्रांसफार्मर के। तो देखने में जितना हैवी लगता है ये क्वेश्चन ट्रांसफार्मर और अन्योन्य प्रेरकत्व वाला, ये सॉल्यूशन में उतना ही आसान होता है। देखो एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, एन एस, एन पी बाई एन एस,
NP बाई NS बराबर होता है VP बाई VS बराबर होता है IS बाई IP। ये एक फार्मूला आप रख लीजिए। इसी से जो है लगभग 90% सवाल मैं बता रहा हूँ जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड होंगे, इसी एक फार्मूले से लगने वाले हैं। तो एनपी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, लिख लीजिए। एनपी क्या है? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। एनएस क्या है? द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। एस एस सेकेंडरी। और वीपी क्या है? प्राथमिक कुंडली पर निवेशी जो वोल्टेज बोला जाता है, विभव। और दूसरा द्वितीय कुंडली पर जो हमें आउटपुट मिलता है, आउटपुट विभवांतर। और आई एस क्या है? द्वितीय कुंडली में धारा। और आईपी क्या है? प्राथमिक कुंडली में धारा। तो हमसे पूछ क्या रहा है? सबसे पहले हमें प्राथमिक कुंडली में धारा ज्ञात करना है। तो कौन सा? देखो एनपी बटे एनएस दिया है, तो इसको और इसको यूज कर लेंगे। तो पहले क्या यूज करेंगे? पहला पार्ट के लिए एन एस बाई एनपी। एनपी बाई एनएस किया है, चलो एनपी बाई एनएस कर देते हैं। एनपी बाई एनएस बराबर आई एस बाई आई पी। आई एस बाई आई पी। तो क्या क्या दिया गया है ध्यान से देखो। एनपी बटे एनएस दिया है 20/1, आप 20 लेकर चल सकते हो। आई एस हमें दिया है 8 और आईपी ज्ञात करना है। आईपी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसको रिवर्स कर दो, फिर 20 कर देना यहाँ पे। आईपी को इधर ले आओ, 20 को इधर लेते, क्या करना है दिक्कत। आईपी बराबर जैसे आप सॉल्व कर पाओ 8/20, ये होगा ना। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2/5 कितना आ जाएगा? 10 लगा के 0 बढ़ाओगे, 5 चौके 20, 0.4 एम्पियर। ये आ गया तुम्हारा क्या? हाँ, प्राथमिक कुंडली में धारा। तो पहला ऑप्शन पूछ रहा। अब देखो कुछ बच्चे जो थोड़े से स्मार्ट होंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे। क्या करेंगे? ये 8 है, 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 80 हो जाएगा। 20 चौके 80, 0.4 तब भी आ जाएगा। जो लोग थोड़ा सा सॉल्व करके करना चाहते हैं वो वैसे कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा तरीका वो अपनाता हूँ जिसमें सभी बच्चों को समझ में आ जाए, आसान, जिन जिन बच्चों की मैथ वीक है उनको भी समझ में आ जाए। चलिए क्या करेंगे? आईपी एक तो दे दिया, दूसरा हमें निर्गत शक्ति ज्ञात करनी है। निर्गत शक्ति मतलब आउटपुट वोल्टेज, सॉरी पावर। पी आउटपुट कितना हो जाएगा? ये होता है पावर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वी इंटू आई। तीन फार्मूले बताया है, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर और वी इंटू आई। तो यहाँ पे कौन सा वोल्टेज और करंट हमें पता है, तो वी आई यूज कर लेंगे। तो पी आउटपुट कितना हो जाएगा? वी वीपी आउटपुट की बात कर रहा है तो द्वितीयक की बात करेंगे। और आई एस, सॉरी, आई वी एस की बात करेंगे। और हम आई एस, क्योंकि आउटपुट द्वितीयक कुंडली पे मिलेगा ना। प्राथमिक पे तो इनपुट है, द्वितीयक पे आउटपुट होता है। तो आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी पर वोल्टेज और आई एस सेकेंडरी पर हमें लेना पड़ेगा। अब आई एस तो हमें दिया गया है, आई वी एस नहीं पता है। वी एस के लिए क्या यूज करेंगे? अब इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। चलो यहाँ पे निकाल देता हूँ वी एस, हालांकि आप वहीं कर देना, वहां पे जगह नहीं है तो वो निकाल देंगे। कितना हो जाएगा? एनपी बाई एनएस बराबर क्या हो जाएगा? वीपी बटे वीएस। ये जब यूज करोगे आप, तो एनपी बटे एनएस की जगह पर क्या रखोगे? 20/1। वीपी दिया गया है हमें 250, 250 और वीएस कितना है? और वीएस तो हमें निकालना है। वीएस मतलब द्वितीय कुंडली पर विभव, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो वीएस कितना हो जाएगा? यहाँ से कर लो, वीएस बराबर, देखो वीएस इधर आएगा, 20 इधर आ जाएगा। वीएस बराबर 250/20। 0 से 0 हटाओ, 25/2 का मतलब क्या हुआ? 12.5। 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5 वोल्ट। ये हो गया तुम्हारा वी एस। अब सीधा सीधा कर दो, देखो 12.5 पूरे आई एस दिया था 8, कितना आ जाएगा ये आउटपुट पावर है? 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16, 4 20 और 8 1 के 8 2 10। एक अंक पे 10 लगा दो। 100.0 मतलब 100 शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट। 100 वाट आउटपुट शक्ति होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर देखो बहुत आसान सिंपल सा कैलकुलेशन ही है, बस आपको एक फार्मूला याद रखना है बस इसमें। ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन जो आपको और लगभग 5 नंबर में ही आते हैं, और समझ लो फ्री के आपके 5 नंबर मिलने हैं। बस ये फार्मूला याद कर लो और थोड़ी सी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लो बस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का गा।
कह रहा है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। तो ये तो सिंपल था, इक्वेशन सबको याद रहता है? सबको नहीं याद रहता ना। इस समीकरण की सहायता से समझाइए कि यदि आपतित प्रकाश फोटॉन की आवृत्ति n गुनी कर दी जाए, तब धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? धातु पृष्ठ के कार्यफलन तथा देहली तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध है, ये भी बताना है आपको। तो आपके जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने, इसकी वर्डिंग इतनी बड़ी है, आज तो लिखने में हालत खराब हो गई। चलिए करते हैं, क्या करना है, जब दिया है तो करना तो पड़ेगा ही। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। तो क्या होता है, के ई मैक्सिमम यानी कि गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है, या फिर के ई आप लिख सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टर्म यूज करते हैं, ई माइनस फाइव। अब इसके सिंबल को भी आप एक बार आइडेंटिफाई कर देंगे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये किसके लिए होता है, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। थोड़ा सा आप जब कोई भी फार्मूला आपको एग्जाम में लिखने के लिए बोला जाए, तो उसमें जितने भी सिंपल यूज हो, चाहे कितना सिंपल लगे, चाहे इतना सिंपल लगे कि ई लिखा है तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, अ, अगर कहीं पे ई लिखा है और उसका मतलब इलेक्ट्रॉन है तो वो भी लिखिए आप। ठीक है, सारे सिंबल को सिग्निफाई करिए। ए मैक्स क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जो इस जो धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होता है उसकी गतिज ऊर्जा होती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक, हिंदी में लिखना है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है। आ, ई किसके लिए होता है, ई जो प्रकाश, आपतित प्रकाश है, फोटॉन, आपतित प्रकाश, फोटॉन बोल देते हैं, उसके लिए होता है ये। आई क्या है, धातु का कार्यफलन है, धातु का कार्यफलन। अच्छा, कुछ लोग जो है शायद डब्ल्यू से पढ़ा हो, कार्यफलन को डब्ल्यू से लिखते हैं, तो आप डब्ल्यू लिखकर चल सकते हैं। ठीक है, फाइव की जगह पर डब्ल्यू कर लीजिएगा। मैं डब्ल्यू ही बोलता हूँ और फाइव ही बोलता हूँ, तो मेरी आदत फाइव की है। यहाँ पे डब्ल्यू लिख के चल सकते हैं जो लोग चाहें तो। अब आगे हमें क्या करना है, ये तो लिख दिया हमने। अब आगे कह रहा है कि यदि आपतित प्रकाश फोटॉन की आवृत्ति n गुनी कर दी जाए, तब धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो ध्यान से, आवृत्ति की बात कर रहा है। आवृत्ति की टर्म में जो ऊर्जा का फार्मूला होता है आपने सबने पढ़ा होगा, ई बराबर एच एफ, या फिर कुछ लोग आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं तो एच न्यू पढ़ा होगा। तो के ई मैक्स, इस वाले फार्मूले को हम फिर से लिखेंगे, अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर ई की जगह पर क्या रखेंगे, एच एफ माइनस फाइव। ठीक है, अब क्या करेंगे, आवृत्ति को एन गुना कर दिया जा रहा है, आवृत्ति को एन गुना करने पर, एन गुना करने पर देखो क्या होता है, एन से मल्टीप्लाई करो, एफ की जगह पे क्या लिख देंगे, एन एफ, एन गुना कर दे रहा तो एफ में एन से गुणा कर दो, ई मैक्स बराबर एच एन एफ, या फिर इसको ऐसे लिख दूं मैं, एन एच एफ, कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस फाइव। ठीक है, एन एच एफ माइनस फाइव। अच्छा, यहाँ से एक काम करना है, एच एफ की वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें फिर रखते हैं थोड़ा सा। वैसे बता सकते हो आप यहाँ से भी, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हमें और सिंप्लीफाई वे में बताना होगा। एच एफ की वैल्यू यहाँ से अगर निकालें हम, तो फाइव इधर आ जाएगा, फाइव को प्लस में कर देते हैं, एच एफ बराबर के ई मैक्स प्लस फाइव, फाइव को इधर लाएंगे, प्लस फाइव रखने पर ये रख दो इसमें, एच एफ की जगह पे। ध्यान से देखना कैसे किया जा रहा है, के ई मैक्स बराबर एन, एच एफ की जगह पर क्या रखेंगे हम, के ई मैक्स प्लस फाइव, के ई मैक्स प्लस फाइव, और फिर यहाँ पे माइनस फाइव। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, अब इस समीकरण को ध्यान से देखो और क्या स्टेटमेंट बनेगा इसको समझो। तो जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, एक तो चलो एक स्टेप और कर देता हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। के ई मैक्स, के ई मैक्स एन का मल्टीप्लाई कर दो ना, एन के ई मैक्स प्लस एन फाइव माइनस फाइव। अब यहाँ से देखना, पहली बात तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे एन गुना हो गई, और प्लस एन फाइव माइनस फाइव, तो यहाँ पे क्या करोगे, कुछ तो वैल्यू आएगी ना, एन फाइव माइनस एन फाइव,
इसमें से देखो पाई कॉमन ले लो, अगर पाई कॉमन ले लिया तुमने तो n-1 बचेगा। मान लो जैसे तुमने 4 गुना कर दिया आवृत्ति, तो 4 माइनस 1 3 पाई, तो n गुना पहले हो रहा है गतिज ऊर्जा का प्लस 3 पाई, मतलब n गुने से भी अधिक बढ़ जा रहा है गतिज ऊर्जा। इसी बात को आपको स्टेटमेंट में लिखना है कि आवृत्ति को n गुना करने से गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा n गुने से भी अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, कितना बढ़ेगी ये हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि n टर्म किया, n गुना किया जा रहा है, कोई नंबर होता तो हम एग्जैक्टली बता सकते थे, नंबर नहीं है। और ये तो हो गया पहली बात, तो यहीं पे दिख रहा है तुम्हें n गुना गतिज ऊर्जा का, n गुना प्लस n5-1 करके है, तो ये भी वैल्यू 1 से बड़ी ही होगी, हमेशा प्लस में ही आएगी। यहाँ पे देखो n-1, 2 गुना करोगे, 4 गुना करोगे, 5 गुना, 6 गुना। अब यहाँ पे हालांकि n की कोई फिक्स वैल्यू तो दी नहीं गई, तो हम ये बोल देंगे कि आवृत्ति को n गुना करने पर अधिकतम गतिज ऊर्जा कितने से, n गुने से भी अधिक से बढ़ेगी। ठीक है, यही तो बताना था, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, n गुने से भी, n गुने से भी अधिक बढ़ेगा। आप पूरा डिटेल में लिखना इसको कि आवृत्ति को n गुना बढ़ाने पर अधिकतम गतिज ऊर्जा n गुने से भी अधिक से बढ़ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब आगे क्या कहना है, कार्यफलन तथा देहली तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध है। तो कार्यफलन और देहली तरंगदैर्घ्य में क्या होता है, लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या होता है, SC/φ, ये होता है। लैम्डा नॉट क्या है, अ, देहली तरंगदैर्घ्य। अब इसको डिटेल से संबंध पूछा है तो आप सारे उसको बता दो, सिंबल जो है क्या क्या है, और फाई क्या है, कार्यफलन है, कार्यफलन। HC क्या है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल। तो अगर आपके पास टाइम है तो ये सब भी लिख दीजिए, और अगर ज़्यादा टाइम है तो थोड़ा सा इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य का मतलब समझा सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर आपके पास टाइम है तो अगर तो इसको डिटेल में डिराइव कर सकते हैं। कैसे किया था इसको डिराइव, याद है, कर चुका हूँ इसको एक बार मैं इसी क्वेश्चन में। E शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू HC/, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है, तो E को रखेंगे SC/ लैम्डा नॉट, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और क्या होगा, लैम्डा नॉट को इधर ले जाओ, SC/5 ग्रेटर देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट। अब देखो लैम्डा नॉट की तरफ लेस देन है, तो लैम्डा नॉट यानी कि देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है, या तो छोटा हो SC/5 से, या तो बराबर हो। तो हम क्या लेते हैं, अधिकतम तरंगदैर्घ्य। देहली तरंगदैर्घ्य के लिए क्या होती है, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिससे किसी धातु की सतह से प्रकाश, फोटो इलेक्ट्रॉन का या फिर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके। तो लैम्डा नॉट बराबर हो जाता है, क्या दिख रहा है, लैम्डा नॉट बराबर HC/5। ये जो मैंने डायरेक्ट लिखा था वो यहाँ से डिराइव होता है ना। ठीक, अगर आपके पास टाइम है तो इतना कर दो, नहीं टाइम है तो इतना करके जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि सिर्फ संबंध लिखने के लिए कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसका कौन सा पार्ट था, क ख ग, ग तक हो गया था ना, घ, ये 5 का घ। व्हीटस्टोन क्षेत्र का सिद्धांत किरचॉफ नियम से समझाइए, और दिए गए परिपथ में गैल्वेनोमापी जी में कोई विक्षेप नहीं है, सेल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले किरचॉफ का नियम समझा देते हैं। तो सबसे पहले आप फिगर ड्रा करेंगे, यहाँ से आप फिगर से काफी फेमिलियर होंगे उम्मीद करता हूँ। तो आप P बोल दीजिए, Q बोल दीजिए, R बोल दीजिए, S बोल दीजिए, बीच में भी चाहे तो एक प्रतिरोध लगा ही दें, इसी तरीके से पढ़ा होगा, या फिर गैल्वेनोमीटर लगा दें, इसको R बोल दो, और यहाँ से एक बैटरी जो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या कहता है, मान लो V वोल्ट की बैटरी, यहाँ से करंट I निकालो, तो 2 ब्रांच यहाँ मिल रही है, इधर पे I1 भेज दो, इसमें I2 भेज दो। तो अगर देखो इस केस में दिए गए चित्रानुसार अगर PQRS 4 प्रतिरोध इस प्रकार संयोजित हैं, तथा प्रतिरोध R में, आप कैसे लिखेंगे ध्यान से सुन लो इसको, तथा प्रतिरोध R में यदि कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, या फिर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दें, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इस अवस्था को हम
व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलित अवस्था बोलते हैं। कैसे? सबसे पहले ये लिखेंगे, दिए गए चित्र के अनुसार पी क्यू आर एस 4 प्रतिरोध संयोजित किए गए हैं तथा यदि प्रतिरोध आर में या फिर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इस अवस्था को हम संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब इसमें किरचॉफ का नियम लगाकर क्या संबंध होता है इन प्रतिरोधों में, वो संबंध निकालेंगे हम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, चलो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? किसी बंद लूप से होकर किसी बंद लूप के अक्रॉस में, पूरे बंद लूप में जो है विभव में होने वाले परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी बंद लूप में विभव में होने वाले समस्त परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इस ये एक लूप ले लो। अब जबरदस्ती लगाना ही है तो किरचॉफ लॉ, नहीं तो इसको हम बहुत आसानी से प्रूव कर देते हैं, यूज करते हैं किरचॉफ लॉ। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ का विभव क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में जा रहा है तो प्लस का लिखेंगे I1 इंटू पी, और यहाँ से जब जाओगे तो हमारा लूप की दिशा इधर होगी। किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना आता है ना? नहीं आता है तो देखो क्या करता है, पूरा डिटेल में यहाँ पे नहीं बता पाएंगे हम। यहाँ पे जाएंगे तो I2 इंटू क्यू, लेकिन धारा इधर जा रही है और लूप की दिशा जो हमने इधर मानी है, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस I2 इंटू क्यू, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहीं से चले थे, यहीं पे बीजगणितीय योग शून्य हो जाता है। तो I1P माइनस I2, इसको इधर लेकर जाओ I2Q को, तो I1P, P क्या है, प्रतिरोध है, ध्यान देना, PQRS लिखा, बराबर I2Q। तो I1 को इधर लेकर जाओ और P को इधर ले आओ, Q को इधर ले आओ, P बटे Q बराबर हो जाएगा I2 बाई Q। दिख रहा है? लिख रहा हूं मैं भी, I1 को इधर ले गया, Q को इधर ले आए P बाई Q, और I1 को इधर ले गए हैं I2 बाई I1। ठीक है, अब सेम यही काम इस लूप में भी करेंगे हम। किरचॉफ का नियम लगाना है, इसलिए किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं, नहीं तो बहुत आसानी से ये हो जाता। चलो फिर से देखो, अब इसमें तो कोई धारा नहीं जा रही है, हमने ये संतुलित अवस्था मान लिया है। संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में अब क्या करेंगे, इसमें तो I1 धारा इसमें चली जाएगी पूरी पूरी, अगर इसमें नहीं जा रही है, और I2 धारा इसमें चली जाएगी पूरी पूरी। तो देखो ये लूप की दिशा I1R, I1 इंटू क्या है, ये भी R हमने माना था, इसको भी R मान लिया है, तो कुछ और मान लो, RG बोल दो, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये R माना है, तो I1 धारा जा रहा है, I1 इंटू R, और यहाँ पे जब आओगे तो देखोगे धारा इधर जा रही है I2, और हमारे लूप की डायरेक्शन इधर, दोनों विपरीत दिशा में है, तो माइनस करते हैं, माइनस I2 इंटू एस बराबर 0। तो I1R बराबर I2S, तो R S को इधर लो, R बाई एस बराबर हो जाएगा I2 बाई I1। इसको समीकरण 1 बोल देना, इसको समीकरण 2 बोल देना, फिर आ जाना यहाँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से देखो कि दाहिना पक्ष I2 बटे I1, I2 बटे I1 बराबर है, तो P बायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए, P बटे Q बराबर R बटे S होना चाहिए, P बटे Q बराबर R बटे S होना चाहिए। यही संतुलन की अवस्था का समीकरण है, P बटे Q। या फिर संतुलन की अवस्था में प्रतिरोधों के बीच संबंध पूछता है तो यही करना होता है। ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम का यूज करके हमने किया, लिख देना चाहे तो, क्योंकि किरचॉफ का नियम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे। तो इसमें क्या कह रहा है, जी में कोई विक्षेप नहीं है, देखो ये पूरा किरचॉफ नियम है, बस फिगर थोड़ा सा सीधा बना दिया गया है। तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये होना चाहिए, यही तो किया है, ये बटे ये बराबर ये बटे ये। पहले आर की वैल्यू निकालेंगे, फिर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर धारा क्योंकि निकालनी है, तो आई बराबर बी बटे आर कर देंगे, ओम्स लॉ लगा देंगे। समझ में आ रहा बट, तो करो 3/4, यहाँ पे लिख देना आप, अगर यदि गैल्वेनोमीटर जी में कोई विक्षेप नहीं है तो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में है, और संतुलित की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होता है, संतुलन की अवस्था में 3/4 यू बाई यू बराबर R/12 बराबर R/12।
तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 3 इधर जाएगा, गुणा होगा तो R बराबर होगा 3 त्रिका 9 ओम। ठीक है, तो 9 ओम आ गया, ये आ गया 9। अब जो है हम क्या कर देंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ध्यान से देखो, अगर इसमें कोई धारा जा नहीं तो इसको लगाने से भी कोई मतलब नहीं। चाहो तो अलग बना लेना फिगर। तो ये दोनों देखोगे किसमें है, सीरीज में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, और ये दोनों सीरीज में तो जुड़ जाएंगे। फिर से यहीं पे सर्किट बना दे रहा हूं। ठीक है, लिख देना आप 3 ओम तथा 3 ओम 9 ओम श्रेणी क्रम में है, तथा 4 ओम और 12 ओम श्रेणी क्रम में है। तो इनका क्या आ जाएगा, 9 3 12 ओम यहाँ हो जाएगा, और यहाँ कितना 12 4 16 ओम, इन दोनों का योग। छोटा सा सर्किट बना दे रहा हूँ, और यहाँ से बैटरी जोड़ देंगे, कितनी वोल्ट की है, 24 वोल्ट की। अब ये दोनों आपको दिख रहे होंगे सीधा सीधा किसमें है, 12 ओम और 16 ओम किसमें है, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर चलो सॉल्व कर देता हूँ। 12 ओम तथा 16 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, पैरेलल। अब इनका तुल्य आर इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 12 और 16 का जब दो प्रतिरोध हो समांतर में हो तो ऊपर दोनों का गुणा कर दो और नीचे दोनों को जोड़ दो। ये तो करते हैं। 16 12 कितना हो जाएगा, 16 12 28 हो जाएगा। नीचे दोनों को जोड़ना है, 16 प्लस 12। तो अब कटेगा किससे, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 16 तिया 48 बटे 7। ये होगा ना, डिवाइड कर दो, 7 सत्ते 49, ज्यादा हो जाएगा, 7 छक्के 42, और कितना बचा है, 42 6 48, 60 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 पचे 35, बस इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, 6.85 ओम। ये तुल्य प्रतिरोध आ गया। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें धारा ज्ञात करनी है, सेल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो आई बराबर वी बटे आर कर देंगे। आर इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध रखते हैं फाइनल, क्योंकि जब एक होता प्रतिरोध तो उसकी वैल्यू रख देते हैं, बहुत सारे प्रतिरोध लगे हैं उस सर्किट में, तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध रखते हैं। तुल्य प्रतिरोध कितना है, 6.85 ओम। सही किया ना सॉल्व, कहीं गलती तो नहीं कोई, कैलकुलेशन देख लेना। अब इसके बाद विवो कितना दिया है, 24 वोल्ट, 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो 24 बट्टे कितना, 6.85। अब इसको सॉल्व कर लेना, करूं, 2 जीरो बढ़ाओ, दशमलव हटा दो, यहाँ भाग कर दें, 2400 डिवाइडेड बाई कितना, 685। तो 3 बार जाएगा, चौके 2400 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा पहले, तो 3 बचे 15, और 3 बचे 15, 3 अट्ठे 24, 1 25, और 3 छक्के 18 2 20, 2055। ये आ रहा ना, 3 अट्ठे 24, 24 25 और 18 ठीक है। कितना जाएगा, 10 5 जाएगा, 9 में से 5 बच जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे 3 बचा हुआ है। फिर दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, एक अंक तक कर ही लो, 3450 हो गया। तो 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 5 बार ले जाओ जरा, 6 छक्के 36 ज्यादा हो गया, 6 पंचे 30, 5 बच्चे 25, बस एक अंक तक कर दो। अगर करना हो आगे तो 3.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, आप कर लेना आगे करना हो तो, ठीक है। तो देख लिया, पहले हमने कोई स्टोन भी, इसमें थोड़ा सा लिख देना, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ लूप यहाँ पे बना देना, ए बी सी डी, तो ए बी डी ए, और इसमें बी सी डी ए लूप लिया है, लूप वगैरह लिख देना आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। कह रहा है, दो समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल का सूत्र प्राप्त कीजिए तथा इसकी सहायता से 1 एम्पीयर धारा की परिभाषा दीजिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, दो समांतर धारावाही चालक तार बना लेंगे, और इनके बीच की दूरी मान लिया आर है। धारा भी मान लेंगे, धारावाही चालक, इसमें I1 बोल दो, इसमें I2 बोल दो। लंबे धारावाही चालक तार है। अब इन पर, इनके बीच में चुंबकीय बल, बल क्यों लगेगा,
कोई तार जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब चुंबकीय बल लगता है। तो I1 के कारण, इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से देखें तो अंदर की तरफ बनेगा, तो क्रॉस बना देते हैं। तो अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हो गया और चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार रखा हुआ है, तो इस पर चुंबकीय बल लगेगा। कितना लगता है? F बराबर IBL, ये फार्मूला होता है धारा, चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो ये पता होना चाहिए, आई तो पता है। इस पर अगर हम मान लो इसको सेकंड तार बोल दो, इसको फर्स्ट बोल दो। अब सेकंड वायर पर जो है बल कितना लगेगा, F2 बोल देंगे IBL। लेकिन पहले चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते, तो यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ये तो पता होना चाहिए। तो I1 के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसे मैं B1 बोल दे रहा हूँ। तो B1 बराबर क्या होता है, फार्मूला याद होना चाहिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई R। I1 क्यों? I1 के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ना, I2 के कारण इस तार पर तो जीरो, कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है। तो सेकंड तार पर या फिर द्वितीय तार पर लिख लेना, तार पर चुंबकीय बल, बल कितना लूँ मैं, F2 लिख दूँ। ठीक है, द्वितीय पे तो कितना हो जाएगा I2। यहाँ पे कौन सी धारा होती है, जिस तार पर हम बल निकाल रहे हैं तो वो धारा हो जाएगी, इंटू B1। B1 क्यों, वन के कारण, तार वन के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, इंटू L। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 B1 की जगह पे फार्मूला लगा दिया है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई R इंटू L। तो देखो, चाहे आप एकांक लंबाई पर निकाल लो, अगर L बराबर 1 मीटर ले लो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, और या फिर पर मीटर वही निकालना पड़ेगा, L बराबर 1 मीटर लेने पर, यानी कि एकांक लंबाई, क्योंकि लंबा तार है, कोई लंबाई तो फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ भी बोल दिया जाता है कभी कभी, एकांक लंबाई पर बोल दो, या फिर L इधर लाके न्यूटन प्रति मीटर करके निकाला जाता है, एकांक लंबाई पर ले लो, सबसे आसान रहेगा तुम्हारे लिए। तो L बराबर 1 मीटर लिख दो, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 को I1 के साथ लिख दो बस, आई म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I1 I2 बटे R, इस I2 को I1 के साथ, और L बराबर 1 मीटर ले ली। तो ये बल आ रहा है दूसरी तार पर। थोड़ी सी दिशा वगैरह की बात कर लेते हैं, तो ये बल लगेगा किधर, तो बल की दिशा दिखाने के लिए हम कौन सा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कैसे होगा, तर्जनी से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं, और इस मध्यिका को धारा की दिशा में, अंगूठा जिधर होगा वो चुंबकीय बल की दिशा बताएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे किधर आया था, अंदर की तरफ, दाएं हाथ के नियम से देखोगे अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, और धारा ऊपर की तरफ, तो अंगूठा इधर आ रहा है, तो चुंबकीय बल किधर लगेगा, इधर, ये F2। अब सेम यही काम I2 के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो दाहिने हाथ के अंगूठे नियम से देखेंगे तो बाहर की तरफ बनेगा, तो डॉट से लगाएंगे। अब बाहर की तरफ बनेगा, कितना बनेगा, फोर्स, बल कितना लगेगा चुंबकीय, देखो इसी प्रकार जब बल लगाओगे ना, इसी प्रकार करके देख लेना, F बराबर IBL, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा, B2, इसके कारण म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I2 बटे R, और फिर I1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि IBL होता है ना, तो यहाँ पे I1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2I1 I2 हो जाएगा, तो यही सेम चीज आता है, F1 बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बटे R। तो इसको मैं दोबारा डेरिवेशन करना भी नहीं है, तुम्हें भी नहीं करना है ना, मैंने किया है। अब दिशा वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ हो गया तो बल किधर लगेगा इस पर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, धारा ऊपर की तरफ, अंगूठा इधर की तरफ है, तो बल इधर लगेगा F1, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। कैसा बल लगता है, दोनों के बीच आकर्षण बल। ये कब होता है आकर्षण बल, जब I1 व I2 एक ही दिशा में हो, चाहे दोनों ऊपर हो चाहे नीचे हो, I1 व I2 एक ही दिशा में हो। और आगे आप लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूं, और यही बल प्रतिकर्षण का बल बन जाता है जब I1 और I2 विपरीत, एक ऊपर जा रहा हो एक नीचे हो। जब I1 और I2 विपरीत दिशा में हो, मतलब एक I1 अगर ऊपर जा रहा है तो I2 नीचे जा रहा है, तो उस समय जो चुंबकीय बल दोनों के बीच में लगेगा वो प्रतिकर्षण का, दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। ठीक है, तो ये बल तो हमने बता दिया, अब हमें क्या करना है, 1 एम्पीयर की परिभाषा बतानी है।
1 एम्पियर। 1 एम्पियर कितनी धारा होती है? तो पहले इसी बल वाले फार्मूले से बताया जाता है इसको। तो एफ बराबर, नॉर्मली मैं एफ लिख दे रहा हूँ, म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 I1 I2 बटे आर। तो ध्यान से देखो, इसके लिए कुछ हम जैसे जब हमें किसी यूनिट की डेफिनेशन परिभाषा बतानी होती है ना, तो हम जैसे हमने किया था 5 का कौन सा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा बताने के लिए एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक कितना होता है, ये बताने के लिए किया था ना। में हमने di/dt 1 मीटर पर सेकंड लिया था। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर ले लेंगे, और R इनके बीच की दूरी 1 मीटर ले लेंगे। अब क्या बचेगा, यहाँ पे देखोगे I1 I2 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और बटे 1, तो ओवरऑल 1 हो जाएगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे सब एक रख देंगे। F बराबर 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू याद होनी चाहिए, 10⁻⁷। 2 × 10⁻⁷ बल है तो न्यूटन। ठीक है। और चाहो तो अगर यहाँ पे आपने प्रति अ, एकांक लंबाई पर है ना, तो न्यूटन प्रति मीटर करेंगे, क्योंकि ये हमने लंबाई को 1 मीटर लिया है। तो न्यूटन प्रति मीटर, 1 मीटर पर कितना बल लग रहा है ये मिला है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से 1 एम्पियर की परिभाषा क्या बनेगी। कितना धारा माना है, 1 एम्पियर ना, दोनों तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर। इतना करने के बाद मैं स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनो और इसको लिखो। देखो, यदि दो तार परस्पर समान, एक दूसरे के समांतर तथा 1 मीटर की बीच की दूरी पर रखे हुए हैं, तथा उन दोनों तारों के बीच लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो, तो उस समय दोनों तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। समझ में आया कि नहीं ये बात? एक बार फिर से बोलूं। देखो, यदि दो तार परस्पर 1 मीटर की दूरी पर समांतर रखे हुए हैं, यदि दो तार परस्पर 1 मीटर की दूरी पर समांतर रखे हुए हैं, तथा उनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर है, तो उस समय तार में प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर धारा कहते हैं। ठीक है, आप स्लो करके लिख लो। ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है, और 1 घंटे की वीडियो भी हो चुकी है। अब जो लॉन्ग आंसर 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 पार्ट होते हैं, 8 क्वेश्चन बनेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक ही वीडियो में, तो कंप्लीट हो जाएगा 2007। ठीक है, सेट 7। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।